हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट नंबर 9 देखेंगे। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है डिलीशन और इंसर्शंस ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए काजेज। डीएनए के जो बेस पेयर होते हैं अगर वो डिलीट हों या चेंज हों तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है। पॉइंट म्यूटेशन होगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा, या फिर इसमें ट्रांसवर्जन होगा, या फिर ये सारी प्रॉब्लम होंगी। तो जो डीएनए के बेस पेयर होते हैं अगर इसमें डिलीशन या इंसर्शंस होता है तो ऐसी कंडीशन में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सबसे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है फाउंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमें सही स्टेटमेंट को देखना है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है यूवी रेडिएशन कैन काजेज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। ऐसा म्यूटेशन होगा यूवी रे के कारण ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये सही होता है, ऐसा होगा। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है क्रोमोसोमल एब्रिविएशन कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल्स। तो अगर क्रोमोसोम के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए, जेनेटिकली वेरिएशन हो जाए, तो इस वजह से कैंसर होता है म्यूटेशन की वजह से। अगला जो क्वेश्चन है म्यूटेशन इन फिनोमिना विच रिजल्ट इन द एब्रिविएशन डीएनए सीक्वेंस एंड रिजल्ट्स इन चेंजेज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशन की वजह से जो जीव का जीनोटाइप और फिनोटाइपिक कैरेक्टर है वो चेंज हो जाता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सबसे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे म्यूटेशन दैट अराइज ड्यू टू द चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए नोन एज। अगर डीएनए के सिंगल बेस पेयर में किसी भी तरह का कोई अगर वेरिएशन हो जाए, चेंजिंग हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसे पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 164 है। इसमें पूछा गया है यहाँ पर एक क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है। तो पॉइंट म्यूटेशन का क्लासिकल एग्जाम्पल यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इन इज नॉट हेरिडिटरी। इसमें से कौन सा जो डिसऑर्डर है वो जेनेटिक नहीं होगा, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो जनरली इसमें हीमोफीलिया और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट और इसमें सिकल सेल एनीमिया दिया है, कलर ब्लाइंडनेस दिया है। तो देखिए हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सबसे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए प्लियोट्रॉपिक जीन इज वन विच। प्लियोट्रॉपिक जीन इसमें से कौन सा है एक, तो अफेक्ट वन करेक्टर, ये एक करेक्टर को अफेक्ट करेगा, अफेक्ट मोर देन वन करेक्टर, एक से ज़्यादा करेक्टर को, या फिर दोनों को, या नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो प्लियोट्रॉपिक जीन होते हैं वो अफेक्ट मोर देन वन करेक्टर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है 167 फेनिलकीटोन्यूरिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ। फेनिलकीटोन्यूरिया एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये किसका जेनेटिक डिसऑर्डर होता है फेनिलकीटोन्यूरिया। तो इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ये ट्राइसोमिक कंडीशन का है, मोनोसोमिक कंडीशन का होता है, ऑटोसोमल कंडीशन जीन का होता है, या ऑटोसोमल रिसेसिव जीन का होता है, डोमिनेंट इसमें है, इसमें रिसेसिव है, या फिर एक्स लिंक्ड जीन होता है। तो जो पॉइंट म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन में अगर हम देखेंगे तो ये जनरली ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशन होगा, ठीक है। तो 167 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्स लिंक्ड कैरेक्टर। इसमें से कौन सा एक्स लिंक्ड कैरेक्टर नहीं है। तो एक्स लिंक कैरेक्टर में हीमोफीलिया जो है एक्स लिंक होता है, कलर ब्लाइंडनेस अगर देखें तो ये भी एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है, बीटा थैलेसेमिया ये एक्स लिंक्ड नहीं होता है, और उसके अलावा G6PD डिफिशियंसी ये भी एक्स लिंक्ड प्रॉब्लम्स है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, बीटा थैलेसेमिया जो है वो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर
नहीं होगा। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, मोनोसोमिक एंड ट्राइसोमिक कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। इसमें से मोनोसोमिक और ट्राइसोमिक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, जो मोनोसोमिक होगा, मोनोसोमिक में 2n-1 होगा, तो ये एक सिंगल ही एक्स बचेगा। और ट्राइसोमिक में क्या होगा, 2n+1 होगा, तो ये 3n हो जाएगा। ठीक, तो इसमें 2n, तो ये मोनोसोमिक कंडीशन है, ये ट्राइसोमिक कंडीशन, तो ऐसा ही ऑप्शन हमें देखना है। तो यहाँ पे अगर हम पहले ऑप्शन में देखेंगे तो 2n+1 दिया है और ये नहीं होगा। ठीक, ये उसके अलावा इसमें देखेंगे 2n-1 और ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखें 2n और 2n+1, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन नंबर। और ये वाला देखेंगे अगर डी वाला, तो यही सबसे करेक्ट है जो मैंने आपको बताया, तो ऑप्शन नंबर डी सबसे करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, which result proved that there was no blending मेंडलिज्म क्रॉस। इसमें से कौन सा ब्लेंडिंग और मेंडलिज्म क्रॉस को प्रूव नहीं करता है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, फिलियल प्रोजेनी ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये नहीं प्रूव करेगा। जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है, फिलियल प्रोजेनी ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये भी नहीं प्रूव करेगा। थर्ड ऑप्शन है फिलियल प्रोजेनी ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये भी मेंडेलियन ब्लेंडिंग को प्रूव नहीं करेगा क्रॉस को। और बाकी अगर लास्ट वाला देखेंगे, ऑल ऑफ दिस, तो इसका मतलब ये सभी एक साथ प्रूव करते हैं। तो ध्यान दीजिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसके अलावा डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसके अलावा प्रोजेनी फर्स्ट फिलियल डाई हाइब्रिड का, ये सारे के सारे प्रूव करते हैं मेंडल के क्रॉस को। इसमें मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और F1 में, F2 में, ये सारे कंडीशन मेंडल ने अप्लाई किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 161 है। 161 में पूछा जा रहा है यहाँ पे, F2 प्रोजोनी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टाल एंड ड्वार्फ प्लांट इज मेड अप ऑफ। इसमें टाल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में अगर क्रॉस करेंगे तो क्या प्रॉब्लम, कौन सी कंडीशन सही होगी इसमें? तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया जा रहा है यहाँ पे, टाल प्लांट आइडेंटिकल टू दियर पेरेंट टाइप, तो ये सही होगा। बी वाला ऑप्शन दिया गया है, ड्वार्फ प्लांट आइडेंटिकल टू दियर पेरेंट टाइप, तो ऐसा नहीं होगा, ड्वार्फ प्लांट आइडेंटिकल नहीं होते हैं। और ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, तो इसमें दिया जा रहा है प्लांट विथ इंटरमीडिएट लाइट वेयर प्रोड्यूस्ड, ये भी गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे टाल प्लांट और उसके अलावा ड्वार्फ प्लांट, ये दोनों क्या होते हैं, अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होंगे, तो इसमें ड्वार्फ भी आइडेंटिकल होगा। तो ध्यान दीजिए, ड्वार्फ कैसे आइडेंटिकल होगा? तो जैसे कैपिटल टी का क्रॉस जब स्मॉल टी से करते हैं, तो इसमें जो टाल और ड्वार्फ होते हैं, तो यहाँ पे जनरली हाइब्रिड कैरेक्टर आता है। तो आइडेंटिकल माने ये बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट के जैसा होंगे। और लेकिन जब इसी का F2 जनरेशन में अगर क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल टी भी आ जाता है, तो ये बिल्कुल अपने जो फर्स्ट इसकी पेरेंट जनरेशन होती है उसके बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर ए और बी, यही सबसे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 172 है। 172 के अंदर पूछा जा रहा है यहाँ पर, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सबसे गलत है। तो इसमें अगर देखेंगे, पहली स्टेटमेंट जो है, कैपिटल लेटर इज यूज टू डिनोट डोमिनेंट ट्रेट, तो कैपिटल लेटर को डोमिनेंट ट्रेट के लिए यूज करते हैं, करेक्ट आंसर है। बी वाला है, स्मॉल लेटर इज यूज टू डिनोट रिसेसिव ट्रेट, ये भी सही है। सी वाला है, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी रिस्पॉन्सिबल बाई सिमिलर एलील पेयर ऑफ जीन, ये भी करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन नंबर जो डी है, ये कह रहा है एलील्स आर कम्प्लीटली सिमिलर फ्रॉम द सेम जीन, तो ये इसका गलत आंसर है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा था कि इनकरेक्ट कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया जा रहा है, पुनेट ने क्या किया है, या पुनेट कौन थे? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो वो थे इटालियन बॉटनिस्ट थे, या फिर ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे, अमेरिकन जेनेटिस्ट थे, या ऑस्ट्रेलियन जेनेसिस्ट थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? तो जो पुनेट थे, पुनेट ब्रिटिश जेनेसिस्ट थे, ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे।
इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है 174, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडेलियन का मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस है उसका जीनोटाइप कितना होगा मोनोहाइब्रिड का। तो मोनोहाइब्रिड का अगर हम जनरली देखेंगे जीनोटाइप, तो उसमें 3:1 होता है, फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा, जीनोटाइप रेशियो उसका 1:2:1 होता है। ठीक, तो F2 जनरेशन के अंदर ऐसा होगा, और 1:1 तो होगा नहीं, और 3:2 भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये फिनोटाइप है और ये जीनोटाइप है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, जीनोटाइप पूछा गया है। और ये जो जीनोटाइप आता है वो F2 जनरेशन में आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 174 का जो बी वाला है वो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 175, इसमें पूछा गया है, मेंडल फाउंड दैट द F1 ऑलवेज रिजेंबल आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स एंड that of the trait of the other parents was not seen in them is due to। तो ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है, सेग्रीगेशन, डोमिनेंस, पेरेंशियल डोमिनेंस, या फिर यूनिट फैक्टर की वजह से होगी। तो जो मिंडल ने ये सारी एक्सपेरिमेंट किया था वो डोमिनेंस के बेसिस पे किया था। यहाँ पे F1 ऑलवेज जो होंगे, F1 पीढ़ी में जो भी डोमिनेंट ट्रेट होते हैं पेरेंट्स के वही दिखाई देते हैं, तो ये डोमिनेंस हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 176 से है, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है 3:1, तो ये डोमिनेंस का है, सेग्रीगेशन का है, बोथ ए एंड बी, उसके अलावा यूनिट फैक्टर। तो ध्यान दीजिए ये फिनोटाइप रेशियो है जो कि डोमिनेंस को शो करेगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी हो जाएगा वो सबसे करेक्ट मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पे दिया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सप्लेन, ये किस में एक्सप्लेन किया गया है, तो एक्सप्लेन किया गया है इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। तो इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है यहाँ पे 177 में पूछा जा रहा है, इन मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन केस ऑफ बॉडी कलर ऑफ आई कलर। तो जो मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट था, TH मॉर्गन का, उसमें जो ड्रोसोफिला थी, ड्रोसोफिला की आई का कलर का परसेंटेज कितना है। तो ड्रोसोफिला की आई कलर का जो परसेंटेज था वो जनरली 1:1.3% के नियर अबाउट था, तो 1.3%। तो इसमें बॉडी और आई कलर का जो परसेंटेज था 1.3%। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो पेडिग्री से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है विच सिंबल ऑफ पेडिग्री करेक्टली मैच्ड। इसमें कौन सा जो सिंबल है पेडिग्री का वो करेक्टली मैच कर रहा है। तो ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा नहीं, ये ऑलरेडी गोले में होता है। इसके बाद दूसरा है अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स, ये भी नहीं है, इसमें से कोई भी अफेक्टेड नहीं है। तीसरा जो ऑप्शन है अफेक्टेड मेल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव, तो इसमें मेल जो है वो अफेक्टेड है और ये करेक्टर ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो यहाँ पे ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये ऑटोसोमल है, ये एक्स लिंक्ड हो सकता है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है मैरिज बिटवीन रिलेटिव, यही इसका डी वाला ऑप्शन सबसे करेक्ट मैच कर रहा है, क्योंकि एक यहाँ पे सिंगल जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक सिंगल जो है ये मैरिज को रिप्रेजेंट करेगा, और डबल बॉन्डेड के बीच में रिलेटिव मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सबसे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अथवा वेयर दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइड फर्स्ट टाइम ऑफ प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले इसमें क्या यूज किया गया था, तो स्टैटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल लॉजिक, कंप्यूटेशनल डिवाइस, या फिर बोथ ए एंड बी। तो जो मेंडल थे, मेंडल ने जनरली क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, खास करके स्टैटिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक, ये दोनों को सबसे पहले यूज किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, मेंडल प्रपोज हाउ मेनी जनरल रूल्स टू कंसोलिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर मेंडल ने कुल कितने जो रूल थे, इसमें जनरल रूल थे उसको फाइंड किए थे। तो एक रूल था, दो था, तीन था, या फिर चार था। तो देखिए तीन रूल हमें पता है,
लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। तो इसका ये ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।